हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज सेकंड बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री का नाम आ गया है तो मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है तो बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है मान लो, ठीक। तो अब इसमें बोलते हैं कि भाई कुछ सबसेट ऑफ एजेस चूज कर लो, यानी कि ये तो आपकी ऑल एजेस हैं, इनमें से आप कुछ एजेस अपनी पिक कर लो। बट वो एजेस का क्या होना चाहिए भाई, उस एजेस से जितनी एजेस आपने पिक करी है उससे ये एक कनेक्टेड ग्राफ बन जाना चाहिए। मतलब कि इसमें ऐसा एक भी नोड नहीं होना चाहिए जो जिससे किसी और नोड पे ना जाया जा सके। ठीक, फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ होनी चाहिए कि भाई जो जो नोड्स आपने पिक करी है ना, उनका जो सम होना चाहिए वो सबसे मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए अमंग ऑल दोज पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। तो भाई पहली चीज़ है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री मतलब कि सबसेट ऑफ एजेस से आपका हर नोड एक बार विजिटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि भाई अमंग ऑल दीज पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज आपको वो स्पैनिंग ट्री चूज करना है जिससे आपका मिनिमम कॉस्ट आ रहा हो, दैट विल यू विल कॉल बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब अगर आपको पता चल गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो अगर इस हम ग्राफ में ढूंढने की कोशिश करें कि भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, तो देखो भाई ये 1 वाली एज आप लोगे। सिमिलरली इसके बाद आप बेसिकली आपको इसको जीरो से कनेक्ट कर इससे कनेक्ट करना है तो 3 वाली एज लोगे आप। फिर उसके बाद ये 2 वाली एज भी लोगे आप। फिर आप ये 5 वाली एज भी लोगे। ठीक, अब अगर आप देखो तो भाई 0 से 2 पे जाने का पाथ है, 2 से 1 पे जाने का पाथ है, 1 से 3 पे और 3 से 4 पे जाने का पाथ है। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया जिसका कॉस्ट है आपका 3152। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे सॉल्व करते हैं तो बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री सॉल्व करने के लिए आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होती है उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेलमैन फोर्ड में क्या होता है, बेलमैन फोर्ड में बेसिकली आपको एक तरीके से आप अपनी इन एजेस को सॉर्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स कि भाई मैं सबसे पहले सबसे मिनिमम एज वेट वाली एज का यूज़ करूँगा। ठीक, अब एज का यूज़ कब करोगे, जब भाई वो देखो अब सबसे सिंपल तरीका है, अगर आप बेसिकली लाइन से एजेस उठा लो कि भाई सबसे पहले सबसे छोटी वेट की एज, उसके बाद उससे बड़ी वेट की एज, तो अब देखो या तो ये एज आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने में यूज़फुल होगी या तो ये यूज़फुल नहीं होगी। यूज़फुल कब होगी कि भाई देखो लेट्स से मैं अब ये 4 वाली एज की बात कर रहा हूँ कि भाई ये इतना मैंने जोड़ लिया है कि मैंने 0 को 2 से जोड़ लिया है, 2 को 1 से, 1 को 3 से और 3 को 4 से। अब क्या ये 4 वाली एज मेरे लिए बेनिफिशियल होगी? नहीं, ये बेनिफिशियल क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई 0 और 1 ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में है। अगर आप ये 4 वाली एज इंट्रोड्यूस भी कर दोगे फिर भी ये सेम कंपोनेंट में रहेंगे, तो मतलब आपने कोई हेल्प नहीं की, आपने बस एक ओवरहेड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपने कॉस्ट का। तो इसका मतलब कि भाई जो भी एज ऑलरेडी जो भी एज से जो दो नोट्स जुड़ने वाली हैं वो दोनों नोट्स अगर ऑलरेडी एक सेम कंपोनेंट में है तो भाई ये एज किसी काम की नहीं है, इसको हटा दो। क्योंकि सारे पॉजिटिव वेट्स हैं, दैट्स वाई इसको ऐड करना आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर नेगेटिव वेट होता तो शायद बेनिफिशियल हो सकता था, बट ड्यू टू ऑल द वेट्स आर पॉजिटिव देन इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज। यही आपका बेलमैन फोर्ड यूज़ करती है। और इसी तरीके से बेसिकली आप सॉर्ट कर देते हो, उसका डीएसयू से आप सिंपली चेक कर लेते हो कि भाई ये दोनों ऑलरेडी एक कंपोनेंट में है कि नहीं, एंड देन यू इजीली फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब हमको सेकंड बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना कि भाई जो सबसे बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो नहीं चाहिए हमें सेकंड नंबर वाला चाहिए। तो अगर सेकंड नंबर वाले की बात करें तो भाई इसमें सेकंड नंबर वाला कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे वही बताया गया कि भाई सेकंड नंबर वाला कौन सा होगा। सेकंड नंबर वाला है कि भाई आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस 3 वाली एज अगर आप 4 वाली एज चूज कर लो तो भाई अगेन सारे लोग कनेक्टेड हो गए हैं और बेसिकली आपका इससे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, लेकिन अब इससे बेस्ट आप नहीं फाइंड कर सकते हो। इससे बेस्ट बेसिकली बस यही वाला स्पैनिंग ट्री था जो आपका असली वाला एमएसटी था, और इसके बाद जो भी आएंगे वो 3rd 4th 5th ऐसे ही कोई होंगे। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस 3 वाला यू नाउ चूज दिस 4 वाला। तो बस आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो भी कॉस्ट है वो 1 से एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक, अभी तक का जो कॉस्ट था लेट्स से वो x था, तो अब आपका कॉस्ट x+1 हो गया। ये है सेकंड बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब आप सोच रहे हो भाई निकालेंगे कैसे, तो देखो आपको एमएसटी निकालना आता है। ठीक, एमएसटी निकालना आता है और उसमें क्या हुआ कि भाई एमएसटी में से आपकी कोई एक एज हटा दी आपने और फिर किसी दूसरी एजेस को इंट्रोड्यूस किया। एज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और एजेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, तो भाई अब आप कहोगे कि भाई कैसे सोच सकता हूँ मैं इसको। एक आपके दिमाग में ग्रीडी तरीका आ रहा होगा कि भाई देखो हमने क्या किया, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम जो मेरा मिनिमम वेट की एज है उसको हम क्यों ना हटा दें और उसकी जगह एक कोई दूसरी एज लाएं जो कि इससे ज़्यादा ही वेट की होगी बट कोई दूसरी एज ले आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा इसमें आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये 2 वाली या तो ये 1 वाली एज हम हटा दें और इसके अलावा कि कोई और एक एज इंट्रोड्यूस करें जिससे भाई मेरा क्या पता किसी तरीके से मिनिमम कॉस्ट आ जाए। ये ग्रीडी तरीका है दिमाग सोचने का। लेकिन देखो अगर इसी एग्जाम्पल में देखो तो इस एग्जाम्पल में भी क्या होगा, अगर आप ये 1 वाली एज हटाओगे,
ठीक, अगर आपने ये 1 वाली एज हटा दी तो अब आपको 2 तक जाने के लिए या तो ये 7 वाली, या तो ये 3 वाली, या तो ये 10 वाली एज यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल भी है मेरे पास। देखो दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर भाई इसमें अभी आप MST फाइंड करने की कोशिश करो, तो पहले MST में आप ये वाली एज लोगे, फिर ये वाली एज लोगे, ठीक, फिर क्या लोगे, फिर आप बेसिकली ये 3 वाली एज ले लोगे, तो इससे आपका पूरा ग्राफ कनेक्टेड हो गया। अब दूसरा तरीका होगा कि भाई आप सोच रहे हो, जो आपका ग्रीडी तरीका था कि भाई ए वाली ये से छोटी एज हटा दो, सबसे छोटी एज जैसे हटाई वैसे ए डिसकनेक्टेड हो गया। अब ए को केवल कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, जो कि ये 100 वाला तरीका है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। अगर आप लेकिन बेटर तरीके से चूज़ करते हो तो ये 1, 3 और ये 3 वाली एज चूज़ करते हो, तो ये आपका सेकंड बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो देखो भाई, ग्रीडी काम नहीं कर रही है। जब ग्रीडी काम नहीं करती तो क्या होता है, तब होता है कि चूज़ ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़। ठीक, तो भाई पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि भाई अभी आपने MST एक बनाया, उसमें आपने कहा कि भाई मेरी एजेस ये इन्वॉल्व थी, AB इन्वॉल्व थी जिसका कॉस्ट 1 था, मेरी BD इन्वॉल्व थी जिसका कॉस्ट मेरा 2 था, और मेरी CD इन्वॉल्व थी जिसका कॉस्ट मेरा 3 था। ये 3 एजेस इन्वॉल्व थी, सबसे छोटी हटाना काम नहीं करा। तो मैं कहता हूँ कि भाई हर एक एज को हटा के देख लो, हर एक एज को मौका दो कि भाई तुमको मैं हटा रहा हूँ और तुम्हारा अब अल्टरनेटिव ढूंढ के ला रहा हूँ। ठीक, तो मतलब कि एक तरीके से आप क्या ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं इस एज को ग्राफ से ही हटा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या इसको ग्राफ से ही नहीं हटा सकता हूँ, और बस मैं इसको अब ग्राफ्स में इंक्लूड ही नहीं करूँगा, और बची हुई एज पे अब मैं दोबारा से अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला एल्गोरिथम यानी कि अपनी बेलमैन फोर्ड लगाऊंगा, और फिर से देखूंगा कि भाई अब क्या MST निकल के आ रहा है। अब जो भी MST निकल के आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि भाई ये तो बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री था ना। आपने एक एज हटा दिया तो इससे बड़ा होगा तो बराबर होगा, अगर बराबर है तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर बड़ा है और उन सारे बड़ों में से जो सबसे बेस्ट निकल के आएगा वो हमारा सेकंड बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। तो बेसिकली क्या करना है हमें बस क्या करना है भाई, इंस्टेड ऑफ चूजिंग ग्रीडीली कि भाई किस एज को हटाओ, हम कह रहे हैं कि हम हर एक एज को मौका देंगे हटने का। अब जो एज हटती जा रही बेसिकली हटेगी नहीं सारी एजेस, बस उस एज को आप इंक्लूड नहीं करोगे जब आप अपनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कैलकुलेशन कर रहे हो। आप सॉर्ट कर लो और आप बस इंडिसेस पता है आपको कि भाई याली एज यूज़ करी थी मैंने, याली एज यूज़ करी थी, याली एज यूज़ करी थी अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने में। अब आप क्या कह रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई पहली बार मैं ये फर्स्ट वाली एज नहीं यूज़ करूँगा और बाकी सारी एज यूज़ करके अपना MST बना के लाऊंगा। अगर इस MST का कॉस्ट जो है वो पिछले वाले कॉस्ट से बड़ा है तो ये एक मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। ऐसे ही सारे लेके आओगे कि भाई इसको हटाने पे ये आ रहा है, इसको हटाने पे ये आ रहा है, जो बड़े हैं वो सारे आपके पोटेंशियल आंसर हो सकते हैं। अब आपको क्योंकि इनमें से बेस्ट चाहिए, इनमें से मिनिमम चाहिए, तो आप इन सब का मिनिमम निकाल लो कि भाई ये पोटेंशियल कॉस्ट है और इनमें से जो सबसे छोटा कॉस्ट है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इसमें आपको पता होना चाहिए था कि भाई MST क्या होता है, और इंस्टेड ऑफ ग्रीडीली यू नाउ पिक एजेस जो कि आपका इनिशियली MST का पार्ट थी, उन सबको आप एक एक करके हटने का मौका दोगे। ठीक, अब हम एक बार इसका अगर सॉल्यूशन देखें कि भाई कोड में कैसे लिखा जाएगा, तो देखो नॉर्मल DSU यहाँ पे यूज़ होगा, तो मैंने DSU की अपनी टेम्पलेट उठा के रख ली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने सारी एजेस को सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट किसके बेसिस पे किया है, सॉर्ट किया है मैंने उनके वेट्स के बेसिस पे कि भाई जिसका वेट छोटा है वो ऊपर है, जिसका वेट बड़ा है वो नीचे है। ठीक, कंपैरेटर होता है ये, अगर आपको नहीं पता तो एक बार कंपैरेटर भी पढ़ लेना कि कैसे कस्टम कंपैरेटर तरीके से अपने किसी भी तरीके से अपनी 2D 3D एरो को सॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक, फिर मैंने DSU बना लिया, DSU में सारी एजेस को इनिशियली उनका पेरेंट सेट कर दिया कि भाई सबका पेरेंट खुद होंगे वो, और सारे कंपोनेंट्स का 1 होगा। तो ये सिंपल सा DSU की टेक्निक्स है। उसके बाद मैंने भाई एक यूज्ड एरे बना ली कि भाई इसमें मैं स्टोर करूँगा कि कौन कौन सी एजेस मेरी MST का पार्ट बन रही हैं। ठीक, तो मैंने कॉस्ट भी निकाल लिया कि भाई MST का कॉस्ट क्या होगा, ये अपना पूरा लूप चला है, ये लूप है मेरा बेसिकली बेलमैन फोर्ड का, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, हर एक एज को निकाल रहा हूँ, उसका UV और कॉस्ट निकाल लिया, फिर चेक किया कि क्या भाई मेरा दोनों लोग सेम कंपोनेंट में नहीं है। अगर दोनों लोग सेम कंपोनेंट में नहीं है तो मतलब मैं इनका यूनियन कराऊंगा, ये एज मेरा MST का पार्ट बनेगी, और मेरा ये इसको मैंने यूज्ड में भी रख लिया कि भाई ये वाले इंडेक्स की एज मेरी यूज़ हो चुकी है। ठीक, अब भाई देखो दूसरा लूप क्या कर रहा है, दूसरा लूप में अब आप आंसर फाइंड करोगे। आंसर कैसे फाइंड करोगे कि भाई अगेन मैंने पूरे पे यूज्ड वाले पे लूप चलाया कि भाई यूज्ड मेरी जो एजेस हुई उन पे लूप चलाओ। पहली बार मैं पहली यूज्ड एज को नहीं लूंगा, दूसरी बार मैं दूसरी यूज्ड एज को नहीं लूंगा। ठीक, उसके बाद क्या किया, फिर से मैंने अपना DSU को मेक करा, क्योंकि मेरे DSU में अभी ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी है, तो इससे मेरा DSU वापस से रीसेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एज निकाली कि भाई कौन सी एज इंडेक्स निकला है, बेसिकली JJ में मेरा इंडेक्स पड़ा हुआ है कि कौन से नंबर की एज मेरी यूज़ हो चुकी है ऑलरेडी।
उसके बाद मैंने अपने एजेस पर ट्रैवर्स किया। अब मेरे को पता है कि जे वाली ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, तो जब भी जे इक्वल्स टू जे हो गया तब वाली एज मेरे को कंसीडर नहीं करनी। तो भाई जब जब जे इक्वल्स टू जे नहीं है वो सारी एजेस कंसीडर करनी। उसमें मैंने सेम चीज़ फिर से करी कि भाई अगर मेरा ये दोनों सेम कंपोनेंट में है तो बेसिकली इसको कंसीडर ना करो, अगर कंपोनेंट में नहीं है तो फिर मेरा इसका यूनियन कर दो और ये मेरा न्यू कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये मेरे नए वाले एमएसटी का कॉस्ट है। फाइनली जब तुम इसके बाहर आए तो अब बस तुम्हें चेक करना है कि भाई क्या मेरा एक एमएसटी पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर एमएसटी देखो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई एज हटाने पे तुम्हारा एमएसटी पॉसिबल ही ना हो। वो कैप केस में हो सकता है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी एल है और इसका कॉस्ट 2, 3, 4, ये आपका एक एमएसटी हो गया। अब आपने भाई किसी भी एक एच को हटा दो, अगर इस एच को हटा दोगे तो भाई ये एमएसटी बन ही नहीं पाएगा, राइट। ये एमएसटी कब नहीं बन पाएगा, जब आपके बेसिकली इस ग्राफ में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा। अगर सारे लोग कनेक्टेड है तो मतलब एक कंपोनेंट, सारे लोग कनेक्टेड नहीं है तो मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट। तो भाई ये यहाँ पे मैं वही चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या मेरे एक से ज़्यादा कंपोनेंट आ चुके हैं, यानी कि जितने पेरेंट होंगे ओवरऑल उतने ही कंपोनेंट होते हैं। तो भाई अगर मेरे एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो गए तो मतलब मेरा एमएसटी पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरा क्या कंपोनेंट का साइज़ एक है। अगर मेरा कंपोनेंट का साइज एक है यानी कि एमएसटी पॉसिबल है, और उस केस में मेरा कॉस्ट भी कम होना चाहिए। कॉस्ट मेरा जो पिछला कॉस्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो इनिशियली एमएसटी का कॉस्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों केस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये एक मेरा पोटेंशियल कॉस्ट है, इसको मैं अपने आंसर में मिनिमाइज कर सकता हूँ। फाइनली आप जब बाहर आओगे तो अगर आंसर अभी भी आपका इंटमैक्स है, इसका मतलब कि आपका कोई एमएसटी पॉसिबल है ही नहीं, सेकंड बेस्ट एमएसटी पॉसिबल है ही नहीं, तो उस केस में आप -1 रिटर्न कर दो। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो बेसिकली फाइनली आंसर में स्टोर होगा, तो आप वो रिटर्न कर सकते हो। ठीक, देखो बेलमैन फोर्ड आपका कितने में काम कर रहा है। बेलमैन फोर्ड आपका ऑर्डर ऑफ ई में काम कर रहा है, क्योंकि आप सारी एजेस पे ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट। और हमने क्या किया, हमने बेसिकली अपनी सारी जो यूज्ड एजेस हो सकती थी उन पे ट्रैवर्स किया एक बार। तो वो यूज्ड एजेस बेसिकली ऑर्डर ऑफ ई की होंगी। उसके बाद अंदर भी एक हम ऑर्डर ऑफ ई का लूप चला रहे हैं, काइंड ऑफ ई स्क्वायर, और यहाँ पे बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ वी का लूप चला रहे हैं, जिससे हम कोई अपने कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं और अपना डीएसयू मेक वगैरह कर रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपको अगर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, अगर आपको एमएसटी कैसे निकालते हैं पता है कि भाई कैसे डीएसयू वगैरह काम करता है, ये सब आपको पता है, तो फिर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस सिंपल सा मैंने जो आइडिया डिस्कस करा उसके बेसिस पे भी आप कोड कर लेने चाहिए। बट अगर आपको कोई भी इसमें से एक पार्ट नहीं आता तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से पढ़ लो। अगर इसमें भी समझ में आ गया तो दैट्स फाइन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सॉल्यूशन वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।